चलिए अब आगे न्यूमेरिकल लिखना है। तो न्यूमेरिकल है द करेंट, चलो लिखना स्टार्ट करो। द करेंट इन अ कॉइल increases from 0 to, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। एक कॉइल है और उसमें करंट को 0 से 2 एम्पियर कर दिया गया। कितने टाइम में? 0.05 सेकेंड में। ठीक है भाई, करंट चेंज करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो इतना टाइम लगा चेंज करने में। कॉमा ड्यू टू व्हिच, यहाँ कॉमा लगा देना, ड्यू टू व्हिच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस तरह से ईएमएफ लिखें, ऑफ 80 वोल्ट, ऑफ 80 वोल्ट is developed full stop. Calculate the coefficient of self induction of the coil, तो चलो भाई अब हम देखते हैं इसका सलूशन कैसे करेंगे। देखिए इनिशियल करंट आपका देखिए 0 था, तो I1 इक्वल टू हमने 0 कर दिया। फाइनल करंट आपने कितना कर दिया? 2 एम्पियर, और कितने टाइम इंटरवल में कर दिया? 0.05 सेकेंड में कर दिया। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपका ई हो गया 80 वोल्ट, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो L हमको निकालना है, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो L हमको निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले L का फार्मूला लगाएंगे। बताइए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है L इक्वल टू ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ये मैंने हेडिंग पढ़ाई थी सेल्फ इंडक्शन, उसी में फार्मूला दिया हुआ है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो ये है ई की वैल्यू 80, डेल्टा टी 0.05 अपॉन डेल्टा आई की जगह क्या लिखा जाएगा? डेल्टा आई की जगह I2 माइनस I1। ठीक है, तो I2 माइनस I1 का मतलब है 2 माइनस 0। तो इस तरह से तुमने जब ये कैलकुलेट किया तो ऊपर का तो देखो तुम्हारा आएगा 4 और नीचे का आएगा तुम्हारा 2, तो 2 हेनरी आ गया। ठीक है, हेनरी यूनिट होती है। तो कैपिटल L इक्वल टू कितना आ गया भाई? कैपिटल L इक्वल टू आ गया 2 हेनरी। तो जो इसने पूछा था वो हमारा निकल आया। ओके, अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे
और उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को इससे कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, लिखें फिर, a long solenoid with 15 turns per centimeter, 15 turns per centimeter, has a small loop, और लूप का मतलब आप लोग जानते ही हैं, लूप का मतलब जैसे कि ये रिंग, ठीक है, ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, placed inside कॉमा लगा दो, नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, फुल स्टॉप कर दें। यहां पर इस सेंटेंस से एक बात पता चल गई कि एक सोलिनॉइड है हमारे पास और उस सोलिनॉइड के अंदर एक लूप रखा हुआ है। ठीक, आगे अभी सवाल और है, लिखें, इफ द करेंट कैरीड बाय द सोलिनॉइड चेंजेस steadily, steadily, steadily from, और ये देखना 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, करंट को चेंज कर दिया, 2 से 4 कर दिया, इन 0.1 सेकेंड, इन 0.1 सेकेंड, फुल स्टॉप कर दे। व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज, what is the induced voltage in the loop while the current is changing, अब देखो ये जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला बताया, ये वाला इसके प्रीवियस वाला, इसमें केवल एक कॉइल थी, लेकिन जो प्रेजेंट न्यूमेरिकल ये करवा रहा हूँ इसमें एक सोलिनॉइड है और उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है। देखो किस तरह से, अब हम इसका एक डायग्राम भी बना लेंगे। ये तो आपकी सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन में सोलिनॉइड के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। फॉर सोलिनॉइड के लिए सबसे पहले तो ये दिया है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल एन इक्वल टू है 15 टर्न्स अपॉन सेंटीमीटर कर सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 टर्न्स अपॉन 10 की पावर -2 मीटर, इसको ऊपर ले जाइए तो 15 इंटू 10 की पावर 2 टर्न्स पर मीटर। ये आपका सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। अब देखिए उसमें ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तुम्हारा सोलिनॉइड के लिए नहीं है, ये तो लूप का एरिया है। अच्छा, करंट जो है उसने 2 से 4 कर दिया, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू तुम्हारा हो गया 4 एम्पियर। यहाँ से आप डेल्टा आई निकाल सकते हैं,
तो डेल्टा आई इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2, तो ये तुम्हारा 2 एम्पियर ही हुआ। डेल्टा टी भी क्वेश्चन में गिवन है, 0.1 सेकेंड है वो। और फॉर लूप के लिए क्या दिया है, लूप का केवल एरिया दिया हुआ है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन देखो ये है तुम्हारी, कह रहा है कि एक हमारे पास सॉलिनॉइड है। देखो बच्चों, सॉलिनॉइड बनाने के लिए पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे। ये हमने सिलेंडर बनाया और इस पर जो है वायर लपेटेंगे। ये वायर लपेट दिया, ठीक है। ये वायर लपेट दिया हमने और यहाँ पर देखो एक रिंग रखना है हमको। पहले हम रिंग रख देते हैं, बाद में हम टर्न लगाएंगे। ये देखिए रिंग रख दिया हमने। अब हम इसका टर्न कंप्लीट कर दें। इस तरह से है। तो ये सॉलिनॉइड हो गई। सॉलिनॉइड के अंदर क्या रखा हुआ है, रिंग, ये मतलब लूप रखा हुआ है। ये लूप है। डायग्राम जरूर बनाएंगे। अच्छा, एक्सेस किसे कहते हैं, ये देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये एक्सेस है। ये एक्सेस हो गई। क्वेश्चन में कहा था कि लूप जो है सॉलिनॉइड के अंदर है और इस एक्सेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्सेस ऐसा है और एक्सेस के परपेंडिकुलर लूप है। देखिए अगर हम इसमें करंट भेजेंगे तो करंट इस तरह से जाएगा। ये जैसे मेरा हाथ है, इसको तुम सॉलिनॉइड मान लो। ये वायर देखो, ये वाला वायर कहाँ से जा रहा है, ये वायर यहाँ पीछे से जा रहा है। तो करंट ऐसा आएगा, ऐसा। तो ऐसा करंट आएगा, मतलब यूँ। तो ये करंट कैसा बह रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बहने की वजह से यहाँ साउथ पोल बनेगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। अब सॉलिनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं, पैरेलल होती हैं और साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो देखिए ये फील्ड लाइंस हैं और इस लूप से होकर देखो जा रही हैं, ठीक है। लूप से होकर के फील्ड लाइंस ये जा रही हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है लूप इसमें, सॉलिनॉइड के अंदर। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 बनाई है मैंने एक अनुमान से, और ये 4 फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से गुजर रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस लूप के अंदर से गुजरेंगी वही फील्ड लाइंस फ्लक्स कहलाएंगी लूप का। अच्छा, अब ये फ्लक्स चेंज भी होगा। इसलिए चेंज होगा क्योंकि पहले उसने करंट भेजा था इसमें सॉलिनॉइड में, कितना, सॉलिनॉइड में करंट भेजा है 2 एम्पियर। लूप में करंट नहीं भेजा, लूप तो केवल ऐसे ही रखा है। सॉलिनॉइड में करंट भेजा पहले 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जब भेजा तो मान लीजिए यहाँ पर ये 4 लाइंस हैं, लेकिन जब ये 4 एम्पियर भेज देगा, 4 एम्पियर भेज दिया तो मतलब डबल करंट कर दिया, तो यहाँ फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी, यानी 4 की बजाय 8 हो जाएंगी। तो फ्लक्स इंक्रीज हो गया। जब फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो भाई फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, किसमें, लूप में। तो हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, उसने कहा है कैलकुलेट द, उसने कहा है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप, यानी लूप में हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर पहले कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही थी, 4, फिर हमने करंट डबल कर दिया तो फील्ड लाइंस गुजरने लगी 8, और अब जो है फ्लक्स चेंज इंक्रीज हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया लूप का, तो लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ठीक। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है। तो ये पूरा डेटा लिखना है और वो डायग्राम भी बनाना है। ओके, तो डेटा लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पहले हम लगाएं। क्या फार्मूला होगा? तुम लोग जानते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें एन भी होता है, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स लूप में नहीं है, लूप तो सिंगल टर्न का है। नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं? सोलिनॉइड के हैं। हम तो लूप का निकाल रहे हैं ना, तो ये लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं और लूप में टर्न नहीं है तो एक टर्न होगा, इसलिए हमने एन नहीं लिखा। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें अगर हम चाहें तो फाई का जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं। फाई का फार्मूला हो जाएगा बी ए कॉस जीरो। अब तुम लोग कहोगे जीरो क्यों? ज़रा ध्यान देना, ये फील्ड लाइन है, आप इसको क्या मान सकते हैं? वेक्टर बी मान सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये वेक्टर बी हो गया आपका। और एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो एरिया ऑफ द लूप आपका ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 अपॉन में डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस, अब ये जो डेल्टा है डेल्टा लगेगा बी के साथ में अपॉन डेल्टा टी, और ए भी रहेगा। एक्चुअली डेल्टा उसके साथ लगाया जाता है जिसमें चेंज हो रहा हो, तो लूप का एरिया तो नहीं चेंज हो रहा है, तो एरिया के साथ में डेल्टा नहीं लगना है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैंने बताया था कि 2 एम्पियर करंट भेजेंगे तो 4 लाइनें हैं, और जब डबल करंट कर देंगे तो लाइनें भी डबल हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डेल्टा लगाया जाएगा। अब इसमें देखो ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? इस सोलिनॉइड ने। तो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला रख देंगे, तो इक्वल टू आपका आ गया माइनस डेल्टा, और बी का हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और अपॉन में डेल्टा टी है ही। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ। अब ये डेल्टा देखो बाहर है, अब हम म्यू नॉट के साथ डेल्टा लगाएं कि एन के साथ डेल्टा लगाएं कि आई के साथ डेल्टा लगाएं? तो आई को चेंज किया गया है, देख लो यहाँ पर आई को चेंज किया गया है। I1 2 एम्पियर था और I2 कितना है? 4 एम्पियर। तो डेल्टा हमारा किसके साथ रहेगा? जो चेंज हो रहा है आई के साथ रहेगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन डेल्टा आई ए अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें अगर हम मॉड ई निकालें, तो जब मॉड ई निकालेंगे तो ये माइनस साइन छोड़ देंगे, तो मॉड ई इक्वल टू हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू रखो, माइनस साइन छोड़ देना क्योंकि मॉड निकाल रहे हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और स्मॉल एन देखो ये है, ये लिखा हुआ है 15 इंटू 10 की पावर 2, तो यहाँ 15 इंटू 10 की पावर 2, और डेल्टा आई देखो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये लिखा हुआ है डेल्टा आई है 2 एम्पियर, तो ये तुम्हारा 2 एम्पियर हो गया डेल्टा आई। और एरिया ऑफ द लूप, एरिया देखो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -4, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दूँ? ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है 2 इंटू 10 की पावर -4। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू भी रख देना यहाँ पर, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर, देखो -7 ये है, 2 ये है, -4 ये है, इसको कवर करो इसके साथ में, तो -5 तो ये आया, और -4 ये हो गया, तो -9 हो जाएगा। और इस तरह से इंटू 15 रहेगा, ये 15 है, 4 हो गया, पाई हो गया, 15 हो गया, ये पावर्स भी कैलकुलेट कर ली, और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा तुम्हारा वो है
7.536 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। मैंने पावर का भी पूरा कैलकुलेट कर दिया है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को देख लेना। और ये 10⁻⁻6 वोल्ट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया कहाँ पर? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया इस लूप में। ये लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको मिल गया। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करें और इसके बाद फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक, नोट कर लो भाई जल्दी। नोट कर लिया? चलो ठीक है, लिखो जल्दी से, अगला सवाल लिखेंगे। और अगला सवाल ये रहा तुम्हारा, अ रेक्टेंगुलर लूप of sides 8 centimeter and 2 centimeter, 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक साइड तुम्हारी 8 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर की है। रेक्टेंगुलर लूप है, यानी वायर से एक फ्रेम बना दिया गया होगा। विथ अ स्मॉल कट, विथ अ स्मॉल कट। तो रेक्टेंगुलर लूप है और उसमें एक कट है, देखो इस तरह से है, ऐसे। ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया और इसमें एक कट बना दिया गया है बीच में, ऐसे। देखो यहां पर कट बना दिया गया। विथ अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट, इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.3 टेस्ला, कैपिटल टी लिख देना, टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, फुल स्टॉप कर दो। फाइंड द वोल्टेज डेवलप्ड, find the voltage developed across the cut, across the cut when the velocity of the loop, when the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction, in a direction normal to the, normal to the, नीचे से लिख देना फर्स्ट नंबर लॉन्गर साइड, सेकेंड नंबर शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, ऑफ द लूप। मतलब कहने का ये है, समझो जरा, ये जो लूप है इसकी ये लॉन्गर साइड हो गई और ये देखो शॉर्टर साइड हो गई। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इस लूप को ऐसे खींच के ले जाना है, लॉन्गर साइड को ऐसे खींच के ले जाना है।
सेकंड पार्ट में इस लूप को सॉर्टर साइड को ऐसे खींच के ले जाना है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाए। ये है सवाल का मतलब। अब नीचे से लिखिए, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। ये लास्ट वाले सेंटेंस का मतलब है कि कितने टाइम तक इंड्यूस्ड वोल्टेज बना रहेगा इस लूप में, क्योंकि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर खींचोगे तो कुछ देर बाद सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, तो फिर उस टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ख़त्म हो जाएगा। चलो सवाल को करते हैं। तो देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। पहले मुझे डायग्राम बनाने दो, इसके बाद आप लोग बनाओगे। ये देखिए, इस समय लूप की इनिशियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। ये फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, जो क्रॉस बना रहा हूँ ये क्या हैं? ये फील्ड लाइंस हैं। और ये जो बड़ी लेंथ है इसे हम मान लेते हैं L1, ये वाली, और सॉर्टर साइड की जो लेंथ है वो उसको हम मान लेते हैं L2। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है L1 इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। L2 कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, B इक्वल टू 0.2 टेस्ला, सॉरी 0.3 टेस्ला है, ये 0.3 टेस्ला दिया गया है। अब ज़रा ध्यान देना, लॉन्गर साइड को आगे खींचा जा रहा है तो ये इधर जाएगी, और मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। हालांकि वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दी है, v दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। अब ज़रा ध्यान देना, इनिशियली रेक्टेंगुलर लूप के अंदर कितनी लाइंस हैं? गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 ये 12 लाइंस इनिशियली इस लूप के अंदर हैं, यानी इसका फ्लक्स 12 लाइंस के इक्वल है। अब हम इसको आगे खींच के ले जाएंगे, तो मान लीजिए कि एक पोजीशन ऐसी आ गई कि लूप इतना बाहर निकल गया। ठीक है, इस लूप को आपने खींचा। अब लूप के अंदर जो है ये लाइंस हैं, ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। तो देखिए, पहले 12 लाइंस जो थीं वो लूप के अंदर थीं। अब आपने जब बाहर खींच दिया तो अब केवल 8 लाइंस ही इसके अंदर बची, तो फ्लक्स कम हो गया ना। अब अगर हम इस ऊपर वाली लाइन को देखें, इस वाली जो साइड है रेक्टेंगल की, तो ये साइड हमारी यहाँ से यहाँ आ गई है। देखो, पहले यहाँ थी और अब यहाँ आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा ये डेल्टा x। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मान लो लूप को इस सिचुएशन में लाने में कुछ टाइम भी लगा होगा ना। ये जो साइड तुम्हारी यहाँ थी, ये साइड यहाँ से यहाँ आ गई, तो टाइम तो लगा होगा। और मान लो डेल्टा t टाइम लगा है, तो टाइम इंटरवल हमने लिख दिया डेल्टा t। टाइम इंटरवल कितना हो गया? टाइम इंटरवल
डेल्टा टी। तो भाई पहले तो फ्लक्स 12 लाइंस के इक्वल था, बाद में कितना हो गया, 8 लाइन के इक्वल हो गया, तो फ्लक्स कम हो गया है। ठीक है, इसलिए जब फ्लक्स कम हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, यानी हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहें, वो हमको यहाँ निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा। कॉन्सेप्ट वही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला है वही लगेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि शुरुआत में लूप यहाँ था, तो जब यहाँ था तो टाइम उस समय घड़ी में कितना था, t, एट इंस्टेंट t, मतलब लूप की जो ये सिचुएशन है उस समय घड़ी में टाइम कितना था, t था, लेकिन जब ये सिचुएशन हुई तो घड़ी में टाइम बढ़ गया होगा, और वो टाइम हो गया तुम्हारा एट इंस्टेंट t प्लस डेल्टा टी। अब कहोगे t प्लस डेल्टा टी क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम लगा ना इसको यहाँ तक खींचने में। ओके, तो सबसे पहला काम एज इट इज कॉपी करना है, इसको बनाइए, ये सब कुछ लिखिए। तो अब जरा इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो ये बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखें। एरिया ऑफ लूप कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ लूप कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है। कितना आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, इतना आ रहा है, ये लेंथ हो गई और इतनी ब्रेथ हो गई, ये वाला एरिया बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि पहले तो लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था ना, लेकिन अब तो लूप का बहुत सारा पार्ट बाहर निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो कितना एरिया बाहर आ गया, इतना एरिया बाहर आ गया, ये वाला, ये देखो ये वाला एरिया, ये जिसमें क्रॉस नहीं बने हैं, वो वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया है। और अगर ये एरिया निकालना चाहें तो लेंथ L1 इंटू ब्रेथ डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जितना एरिया बाहर निकल चुका है उस एरिया की बात हो रही है। क्या लिखा, एरिया ऑफ लूप कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी is given by, और अब पेज के बीचों बीच ये लिखिए, डेल्टा ए इक्वल टू, क्या बताया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो देखो ये हो गई, और ब्रेथ केवल डेल्टा एक्स ली जाएगी। डेल्टा एक्स क्यों, क्योंकि केवल इतना ही एरिया बाहर निकला है ना, तो जो एरिया बाहर निकल गया है हम सिर्फ वो एरिया निकाल रहे हैं, उसी को डेल्टा ए लिखेंगे, वही चेंज इन एरिया कहलाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा L1 डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ जो बाहर निकल गई है। फिर नीचे लिखिए चेंज इन फ्लक्स ऑफ लूप, नीचे से लिखना है चेंज इन फ्लक्स ऑफ लूप इन दिस टाइम इंटरवल in this time interval is given by, और अब पेज के बीच बीच लिखिए डेल्टा फाई इक्वल टू बी डेल्टा ए। अब कहोगे आपने बी के साथ डेल्टा क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ बी तो चेंज नहीं हुआ ना, वो एरिया चेंज हो गया है। पहले पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अब बाद में इतना ही एरिया तुम्हारा अंदर रह गया है, बकाया बाहर निकल गया है। तो बी डेल्टा ए, तो ये बी हो गया, और डेल्टा ए की जगह क्या हो गया, ये लिखा हुआ है तुम्हारा L1 डेल्टा एक्स। अब अगला स्टेटमेंट नीचे से लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ब्रैकेट में लिख देना इंड्यूस्ड वोल्टेज, क्वेश्चन में इंड्यूस्ड वोल्टेज पूछ रहा था,
ब्रैकेट बंद कर दो, डेवलप्ड across the cut is given by, अब उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा मॉड ई इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा फाई तो हमने ये निकाल लिया, बी L1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा एक्स है डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी है टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई या स्पीड कह सकते हैं। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है और जो वैल्यू दी गई हैं वो तुम्हारी ये वाली वैल्यू हैं, ये दी गई हैं यहाँ पर। तो b की वैल्यू हो गई 0.3, L1 हो गया देखो 8 × 10⁻⁻², वो लिखा हुआ है L1, और वेलोसिटी भी लिखी हुई है, ये लिखी है वेलोसिटी 10⁻²। तो यहाँ पर ये मॉड ई तुम्हारा आ गया 2.4 × 10⁻⁻4 वोल्ट। तो जो ये कट है, इस कट के बीच में इतना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और उसने पूछी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है तो ये कितने देर तक रहेगा, कब ख़त्म होगा? तब ख़त्म होगा जब ये लूप पूरा बाहर निकल जाएगा। जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो ऊपर वाली साइड जो होगी तुम्हारी, ये पहले यहाँ थी, बाद में बिल्कुल यहाँ आ जाएगी इस जगह पर, क्योंकि ये वाली साइड यहाँ बाहर आ जाएगी। तो इस लूप को पूरा जब बाहर निकाल लेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? ये वाली साइड जो है पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो कि L2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले लूप की ब्रेथ यहाँ थी ना, और जब ये पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो ब्रेथ ऐसी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट उसके ब्रेथ के बराबर हो गया, L2 के बराबर हो गया। लिखो नीचे से, इंड्यूस्ड वोल्टेज will be lasted when whole loop leaves 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 the magnetic field फुल स्टॉप। मतलब जब सारा लूप मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर देगा तब तक एंड रहेगा उसका। इन दिस प्रोसेस इट विल कवर डिस्प्लेसमेंट, इन दिस प्रोसेस इट विल कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ L2। ठीक है, अब देखो नीचे से फार्मूला लिखो, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका L2, वेलोसिटी हो गई v। अब हम इसकी वैल्यू रख दें, L2 हमारा है 2 × 10⁻⁻2 और वेलोसिटी है 10⁻⁻2। तो देखिए ये टाइम जो है केवल 2 सेकेंड रहेगा, यानी जो यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज आया था वो 2 सेकेंड के बाद लास्ट हो जाएगा। यानी जब पूरा ये लूप बाहर निकल जाएगा तो 2 सेकेंड लगेंगे, इसके बाद इंड्यूस्ड वोल्टेज ख़त्म, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स ख़त्म हो जाएगा, फील्ड ही नहीं रहेगा उसके अंदर। तो ये तुम्हारा आ गया 2 सेकेंड। अब हम करेंगे इसमें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम अब ऐसा पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं। अब अंतर ये आएगा कि जो हम बड़ी वाली साइड को इधर खींच रहे थे बाहर की तरफ, अब किसको खींचेंगे? छोटी वाली साइड को, इस वाली को। पहले बड़ी साइड को खींच रहे थे, अब इस छोटी वाली साइड को हमें बाहर खींचना है। ठीक है, तो देखो जब ये बाहर खींच के आएगा
तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा L1, तो जहाँ अभी L2 था वहाँ L1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर लिखिए, सॉल्यूशन नंबर सेकंड नंबर लिखेंगे और इसमें लिख देना सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट। जैसे आपने पार्ट फर्स्ट में किया है बस वैसे ही करेंगे, बस केवल वैल्यू रखते चले जाना है। इसमें देखो पार्ट फर्स्ट में फाइनली देखो क्या आया था, देखो इधर ये आया था मॉड E इक्वल टू बी L1B, तो यहाँ हो जाएगा मॉड E इक्वल टू बी L2V हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए 0.3, L2 तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर -2, वेलोसिटी है केवल 10 की पावर -2, तो इस तरह से आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। ये आपका मॉड E आ गया 0.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। अब हम इसके बाद टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम हो जाएगा वही जैसे उसमें था L2V, तो इसमें L2/V था ना, उसमें देखो ये लिखा है, उसमें था L2/V। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L1/V। L1 तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10 की पावर -2 और V है 10 की पावर -2, तो T इक्वल टू कितना लगेगा 8 सेकेंड। यानी जब आप शॉर्टर साइड को बाहर खींचेंगे ऐसे तो 8 सेकेंड लग जाएंगे खींचने में आपको, और 8 सेकेंड के बाद में जो इंड्यूस्ड EMF है वो फिनिश हो जाएगा, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे, नोट कर लेना। तो अगला न्यूमेरिकल लिख लें, पहले लिखिए व्हेन अ कंडक्टिंग लूप of resistance 10 ohm, कितना ओम रेजिस्टेंस बोला मैंने, 10 ओम, एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, is removed from an external magnetic field acting normally कॉमा लगाओ, the variation of induced current in the loop with time is shown in the following graph. अब हम ये ग्राफ बनाएंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, टाइम यहाँ पर देखो सेकंड में है, और करंट को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर, करंट एम्पियर में है। और देखो शुरुआत में 0.4 एम्पियर करंट है, ग्राफ के अकॉर्डिंग शुरुआत में 0.4 एम्पियर करंट है, और ये डिक्रीज होते होते लास्ट में 0 हो गया। स्टार्टिंग में इंड्यूस्ड करंट इतना था, फिर डिक्रीज होते 0 हो गया। अब इसमें
ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0, और ये पॉइंट सी है, यहाँ 1.0 लिखा है, यानी 1.0 सेकेंड है, और ये 0.4 एम्पियर है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है बनाना है, और ग्राफ के बाद में ये लिखना है नीचे से, फाइंड द फर्स्ट नंबर में लिखिए अब टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द लूप। फिर सेकंड नंबर लिखिए चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी, चार्ज नहीं था वो, चेंज है, चेंज, थोड़ा सुधार लो उसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, थर्ड नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ओके। तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल है, ग्राफ जरूर बना लेना अच्छी तरह से। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे, और देखो सॉल्यूशन में मैंने कुछ यहाँ डेटा लिख रखा है, कैपिटल आर की वैल्यू रख दी मैंने, कैपिटल ए भी लिख दिया, और फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखो आप लोगों को एक फार्मूला पता है, वी नो दैट, फार्मूला हमें पता है I इक्वल टू होता है dq/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dq इक्वल टू I dt। एक्चुअली क्या है कि जो लूप है, देखो ये लूप है, इस लूप में इंड्यूस्ड करंट बहेगा, और जब करंट बहेगा तो चार्ज भी चलेगा, क्योंकि चार्ज जब चलता है तभी तो करंट बहता है। तो वही कितना चार्ज फ्लो हुआ वही निकालना है हमको। तो अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dq इक्वल टू हो जाएगा I dt, dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये q आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ I dt ये तुम्हें करना है, तो जो I और T के बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है ये वाला, इसके एरिया के इक्वल होगा ये। तो एरिया ऑफ I T ग्राफ, और ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt किसके इक्वल होगा, जो ये ग्राफ बनाया गया है ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ का जो टोटल एरिया ये वाला दिख रहा है, इस टोटल एरिया के इक्वल होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, एरिया कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बन रहा है ये, तो ए जो ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट का नाम देखो ए है, ए लिख लेना यहाँ पर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। तो 1/2 बेस कितना है, देखो ये BC हो गया, और हाइट कितनी हो गई इसकी, AB हो गई। तो 1/2 यहाँ लिख देता हूँ, BC है देखो 1 और AB है 0.4, तो इस तरह से Q इक्वल टू 0.2 कूलम्ब आ गया। यानी जब इस लूप में करंट बहेगा तो टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, 0.2 कूलम्ब, 0.2 कूलम्ब लिख गया। जीरो पॉइंट 2 कूलम्ब। थोड़ा नीचे से स्टेटमेंट भी लिख दो, इसके नीचे
इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द लूप, पास्ड थ्रू द लूप इज 0.2 कूलम्ब, इज 0.2 कूलम्ब। ठीक है, चलो अब जरा सेकंड नंबर देखो क्या निकालना है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है सेकंड पार्ट में। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दीजिए, ये लूप हमारा पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, बाद में इसको बाहर रिमूव कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इनिशियल फ्लक्स मान लो इसका था फाई, ये हमने अपने तरफ से लेट कर लिया। तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया। तो चेंज इन फ्लक्स हमको निकालना है, चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, तो 0 माइनस फाई मतलब माइनस फाई। अब हम चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड जब निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स तो कितना आया? वो फाई आया। ठीक है, ये आया। अब देखो फार्मूला कौन सा लगाएं, हमको फार्मूले पता हैं ये। तो पहला हमारा जो फार्मूला वो ये है कि तुम लोगों ने पढ़ा है, मोड ई इक्वल टू कितना? डी फाई अपॉन डी टी, ये पढ़ा है। एंड एक ये भी पढ़ा है, आई इक्वल टू मोड ई अपॉन आर। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ देखो मॉड ई की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू मॉड ई की जगह तुमने लिख दिया डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर। तो आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी टी का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी फाई इक्वल टू बन गया आई आर डी टी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको तो फाई निकालना है। ये फाई निकालना है तो भाई जैसे डी फाई दिया है, अगर डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई निकल आएगा। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, डी फाई इक्वल टू आई आर डी टी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लिमिट नहीं लगा रहे आप। वो चूँकि हमें क्लोज्ड लूप के लिए कैलकुलेशन करना है, तो इसमें तो कोई लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना आएगा डी फाई का इंटीग्रेशन? फाई। ओके, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू, इसमें आर बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो रख देंगे फाई इक्वल टू आर की जगह क्या हो गया? 10, और ये एरिया जो है एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, जो कि मैंने अभी निकाला भी था। फाई इक्वल टू 10 और एरिया हमने निकाला था 0.2। ठीक है, 0.2। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? फाई इक्वल टू तुम्हारा आ गया 2 वेबर आ गया। तो ये फाई इक्वल टू 2 वेबर हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। तो ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। चेंज इन फ्लक्स हमारा फाई के इक्वल था। अब इसके बाद में उसने थर्ड नंबर में पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। थर्ड नंबर में मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ, अब तो डेटा हमारे पास हो गया है। तो थर्ड नंबर में उसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड क्या था। थर्ड नंबर बी पूछ रहा है, और
यहाँ पर डेल्टा फाई का फार्मूला लगा दें हम। डेल्टा फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स तो हमारा कितना था, ये आया था फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स फाई आया है। तो यहाँ पर फाई का फार्मूला लगाएं तो ये होता है तुम्हारा बी ए कॉस थीटा। देयरफॉर डेल्टा फाई इक्वल टू, ये तो फार्मूला पढ़ा था ना तुमने, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा बी, और इसमें एक चीज़ है, थीटा तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो ये बी ए बचेगा, बी ए, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा, बी ए बचेगा। अब इसमें हम निकाल सकते हैं वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है बी की, और एरिया हमको दिया गया है, तो फाई की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पर है 2, और बी निकालना है, एरिया क्वेश्चन में था, कितना था क्वेश्चन में एरिया दिया गया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आ गया। अब बी निकाल लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर 2/10 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर ले जाइए, तो b इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3 टेस्ला, 2 इंटू 10 की पावर 3 टेस्ला, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो गया। फाई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, देखो भाई हमने निकाला था 2 वेबर, तो 2 वेबर रख दिया, बी निकालना ही है, एरिया ये है। अब थीटा 0 इसलिए क्योंकि उसने नॉर्मल कह दिया, नॉर्मल का मतलब जैसे लूप का ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो तुम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है इस तरह का, ये ए हो जाएगा। अब बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, ये देखो बी और ए पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए बी ए बच जाएगा केवल। तो ठीक है, इसको नोट कर लें।